आज हम एक ऐसी संस्था की पड़ताल करेंगे जिसे अ, अक्सर पर्यावरण का सुप्रीम कोर्ट कह दिया जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी। हमारे पास जो विजुअल सोर्स हैं वो इसके हर पहलू को बहुत दिलचस्प तरीके से दिखाते हैं। लेकिन आज हमारी पड़ताल का एक खास मकसद है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एनजीटी वाकई में पर्यावरण का सुप्रीम कोर्ट है या फिर ये बस एक और सरकारी संस्था है जिसके इरादे तो नेक हैं पर असली ताकत नहीं। ये एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि एनजीटी की कहानी मतलब उम्मीदों और चुनौतियों दोनों से भरी हुई है। और जब हम इसकी पड़ताल शुरू कर ही रहे हैं तो ये जानना भी ज़रूरी है कि 2010 में जब भारत ने एनजीटी की स्थापना की तो वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद दुनिया का सिर्फ तीसरा देश था जिसके पास पर्यावरण के लिए एक विशेष अदालत थी। तीसरा देश? और ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये कोई अचानक में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि भारत एक तरह से पर्यावरण को लेकर दुनिया में एक लीडरशिप की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारत ने ये समझा कि पर्यावरण से जुड़े जो विवाद होते हैं वो इतने जटिल और तकनीकी होते हैं कि उन्हें सामान्य अदालतों में नहीं सुलझाया जा सकता। उन्हें विशेषज्ञता और तेजी दोनों की जरूरत होती है और इसी सोच से एनजीटी का जन्म हुआ। तो चलिए इसी जन्म की कहानी से शुरू करते हैं। विजुअल्स में एक शब्द बार बार आता है, क्वाजी जुडिशियल, मतलब अर्ध न्यायिक बॉडी। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। क्या इसका मतलब है कि ये कोई आधी अधूरी अदालत है? हाँ, आधी अधूरी नहीं बल्कि विशेषज्ञ अदालत कह सकते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। इसके पास अदालत जैसी शक्तियां तो हैं, जैसे जुर्माना लगाना या किसी प्रोजेक्ट को रोकने का आदेश देना, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है वो पारंपरिक अदालतों जैसी जटिल और लंबी नहीं है। अच्छा। इसे 18 अक्टूबर 2010 को बनाया ही इसलिए गया था ताकि पर्यावरण के मामले जो है वो सिविल अदालतों के बोझ तले न दब जाएं, उन पर तेजी से फैसला हो सके। अच्छा, तो इसका मकसद ही तेजी लाना था। और यहीं से वो बात निकल कर आती है जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। 6 महीने में फैसला। ये तो किसी भी भारतीय के लिए जो तारीख पे तारीख सुनने का आदी हो, एक सपने जैसा लगता है। ये कैसे मुमकिन है? ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि एनजीटी को हमारी पारंपरिक अदालतों की तरह सिविल प्रोसीजर कोड मतलब सीपीसी के भारी भरकम नियमों का पालन नहीं करना पड़ता। अच्छा जी, यहाँ तक कि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 की जो कठोर प्रक्रियाएं हैं उनसे भी बंधा नहीं है। इसका मूल मंत्र है प्रक्रिया में मत उलझो, न्याय तक पहुंचो। अगर ये इन सब कानूनों से नहीं बंधा है तो फिर ये किस आधार पर काम करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजी के चक्कर में न्याय ही पीछे छूट जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय के एक सरल लेकिन बहुत गहरे सिद्धांत पर काम करता है। इसके बस 2-3 मुख्य नियम हैं। पहला, किसी को भी बिना सुने सजा नहीं दी जाएगी। दूसरा, कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। और तीसरा, कि फैसला हमेशा तर्क पर आधारित होना चाहिए। बिल्कुल, फैसला हमेशा तर्कसंगत और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। मतलब प्रक्रिया लचीली है पर न्याय के जो सिद्धांत हैं वो बहुत पक्के हैं। ठीक है, तो एक तेज और लचीली न्यायिक प्रक्रिया। अब समझते हैं कि इस प्रक्रिया को चलाने वाले लोग कौन हैं। विजुअल्स में इसकी संरचना को एक तराजू के रूप में दिखाना बहुत दिलचस्प था। एक पल्लड़े पर कानून की किताब रखी है और दूसरे पर एक माइक्रोस्कोप। ये पावर कॉम्बिनेशन क्या है? ये एनजीटी की आत्मा है, कह सकते हैं कि इसकी सबसे बड़ी ताकत। ये सिर्फ जजों की संस्था नहीं है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि हर फैसला कानूनी रूप से मजबूत हो। और दूसरे पल्ले पर यानी माइक्रोस्कोप वाली तरफ? उस तरफ है विशेषज्ञ। एनजीटी में 10 से 20 न्यायिक सदस्य हो सकते हैं और उतने ही यानी 10 से 20 विशेषज्ञ सदस्य भी। ये विशेषज्ञ पर्यावरण विज्ञान, प्रदूषण नियंत्रण, वन संरक्षण, हाइड्रोलॉजी जैसे मतलब तकनीकी क्षेत्रों के मास्टर होते हैं। अच्छा। तो जब कोई मामला आता है तो जज कानूनी पहलू देखते हैं और विशेषज्ञ उसका वैज्ञानिक पहलू। मतलब अगर किसी फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल से नदी प्रदूषित हो रही है तो जज ये देखेंगे कि फैक्ट्री ने कौन सा कानून तोड़ा। हाँ, और वैज्ञानिक ये जांचेंगे कि उस केमिकल का पानी के जीवन पर और इंसानों की सेहत पर क्या और कितना असर पड़ेगा। वाकई ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल, और इसी कॉम्बिनेशन को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए एक और प्रावधान है जो इनके कार्यकाल से जुड़ा है। कार्यकाल? हाँ,
इनका कार्यकाल 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात लिखी है, एनजीटी के सदस्य रीअपॉइंटमेंट यानी पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सदस्यों को अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है ताकि उन्हें दोबारा पद मिल जाए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही इसका मूल उद्देश्य है। ये प्रावधान उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता की गारंटी है। ये उन्हें किसी भी राजनीतिक या कॉर्पोरेट दबाव से एक तरह से मुक्त रखता है। वो बिना किसी डर या लालच के सिर्फ तथ्यों और विज्ञान के आधार पर फैसले ले सकते हैं, चाहे सामने कितनी भी बड़ी कंपनी या सरकारी क्यों ना हो। बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे पास जज और वैज्ञानिकों की एक स्वतंत्र और शक्तिशाली टीम है जो बिना जटिल नियमों के तेजी से काम करती है। पर सवाल यह है कि ये टीम असल में कर क्या सकती है? इनके अधिकार क्या हैं? इन्हें एनजीटी के 7 ब्रह्मास्त्र कहा गया है। ये क्या है? देखिए, ये 7 प्रमुख पर्यावरण कानूनों का एक समूह है जिनके तहत एनजीटी सीधे तौर पर कार्रवाई कर सकता है। इनमें पानी और हवा के प्रदूषण से जुड़े कानून जैसे वाटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट 1981। वनों के संरक्षण का कानून भी होगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। जी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और पर्यावरण संरक्षण का एक बहुत व्यापक कानून एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा जैव विविधता यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 और खतरनाक पदार्थों से जुड़े कानून भी इसके दायरे में आते हैं। और 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने तो एनजीटी को एक और बड़ी शक्ति दे दी, सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान की शक्ति। अरे वाह! तो मतलब अब एनजीटी को किसी की याचिका दायर करने का इंतजार करने की जरूरत नहीं। अगर कल किसी अखबार में गंगा में प्रदूषण की कोई तस्वीर छपती है तो एनजीटी खुद ही उस कंपनी को नोटिस भेज सकता है। हाँ, ये तो सच में बहुत बड़ी शक्ति है। ये एक गेम चेंजर है। इसने एनजीटी को एक प्रतिक्रियाशील मतलब रिएक्टिव संस्था से एक सक्रिय प्रोएक्टिव संस्था बना दिया है। सही कहा। अब ये सिर्फ न्याय नहीं करता बल्कि अन्याय को होते देख खुद हस्तक्षेप कर सकता है। इससे उन लोगों को भी न्याय मिला है जिनके पास अदालत तक आने के साधन नहीं थे। एक साधारण चिट्ठी या एक न्यूज़ रिपोर्ट भी अब एक जनहित याचिका बन सकती है। लेकिन हर शक्ति की एक सीमा होती है। एक लक्ष्मण रेखा का भी जिक्र है। कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें एनजीटी दखल नहीं दे सकता? हाँ, 2 बहुत महत्वपूर्ण कानून इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे गए हैं। पहला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अच्छा, वन्य जीवों के शिकार और संरक्षण से जुड़ा कानून। जी, और दूसरा है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 जो जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य निवासियों के अधिकारों से संबंधित है। तो वन्य जीवों से जुड़े अपराधों के लिए एक अलग कानूनी ढांचा पहले से ही मौजूद है, इसलिए एनजीटी उसमें दखल नहीं देता। बिल्कुल, वन्य जीव अपराधों के लिए एक स्थापित आपराधिक न्याय प्रणाली है। और जहां तक वन अधिकार कानून का सवाल है तो वो सामाजिक न्याय और आदिवासी अधिकारों से ज्यादा जुड़ा है, इसलिए उसे एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया है। ये एक दिलचस्प विभाजन है जिस पर हम बाद में और बात कर सकते हैं। जरूर। अब जब एनजीटी फैसले लेता है तो उसके पीछे की सोच क्या होती है? वो किन सिद्धांतों से निर्देशित होता है? उसके फैसले 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सिद्धांतों पर टिके होते हैं। पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। इसका सीधा मतलब है कि विकास और पर्यावरण को एक दूसरे का दुश्मन नहीं बल्कि साथी होना चाहिए। विकास हो लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। दूसरा है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, एहतियाती सिद्धांत। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये सिद्धांत कहता है इलाज से बेहतर बचाव है। अगर किसी प्रोजेक्ट से पर्यावरण को कोई बड़ा और अपरिवर्तनीय नुकसान होने की आशंका है तो वैज्ञानिक सबूतों की कमी के बावजूद उस पर रोक लगाई जा सकती है। मतलब हमें तबाही होने का इंतजार नहीं करना है, हमें उसे होने से पहले ही रोकना है। एकदम सही। और तीसरा जो शायद सबसे प्रसिद्ध है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, प्रदूषक भुगतान करेगा। हाँ, ये सिद्धांत कंपनियों की बैलेंस शीट को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। अब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना सिर्फ एक नैतिक गलती नहीं बल्कि एक बड़ा आर्थिक जोखिम बन गया है। जो प्रदूषण फैलाएगा वही पर्यावरण को हुए नुकसान को ठीक करने और पीड़ितों को मुआवजा देने की कीमत चुकाएगा। और अगर कोई ये कीमत ना चुकाए तो सजा भी काफी सख्त है। मैंने देखा व्यक्ति को 3 साल तक की जेल
या 10 करोड़ तक का जुर्माना। जी, और कंपनी पर 25 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि एनजीटी के आदेशों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये कठोर दंड ही एनजीटी के फैसलों को जमीन पर लागू करवाने में मदद करते हैं। और ये सिर्फ दिल्ली में बैठकर नहीं होता। एनजीटी की पहुंच पूरे देश में है। इसकी मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, लेकिन भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी इसकी जोनल बेंच हैं। ताकि देश के हर कोने से लोग आसानी से न्याय पा सकें। बिल्कुल। और इन फैसलों ने सच में देश पर असर डाला है। मुझे याद है जब 2015 में दिल्ली एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों पर रोक का फैसला आया था, तो कितना हंगामा हुआ था। कई लोगों के लिए ये आर्थिक रूप से मुश्किल था, लेकिन आज जब हम दिल्ली के प्रदूषण के बारे में बात करते हैं तो लगता है कि ये एक जरूरी और साहसिक कदम था। बिल्कुल। वो एक ऐसा फैसला था जिसने वायु प्रदूषण को ड्राइंग रूम की चर्चा का विषय बना दिया। उसने सरकार और नागरिकों दोनों को सोचने पर मजबूर किया। ये दिखाता है कि एनजीटी सिर्फ विवाद नहीं सुलझाता, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत बहस को भी जन्म देता है। फिर 2016 का आर्ट ऑफ लिविंग वाला मामला भी है, जब यमुना के किनारे एक बड़े कार्यक्रम से हुए नुकसान के लिए फाउंडेशन पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। लेकिन यह फैसला तो बहुत विवादास्पद भी रहा था, है ना? क्या एनजीटी पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश भी हुई थी? हाँ, वो मामला एनजीटी के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा था। उस पर हर तरफ से दबाव था, लेकिन ट्रिब्यूनल अपने फैसले पर कायम रहा। उसने ये संदेश दिया कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे संस्था कितनी भी बड़ी या प्रभावशाली क्यों ना हो। ये पॉल्यूटर पे सिद्धांत का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। और ये सिलसिला आज भी जारी है। हाल ही में 2024 में ग्रेट निकोबार में एक बड़ी विकास परियोजना के लिए एनजीटी ने कड़ी शर्तें लगाईं। जी, जिसमें प्रोजेक्ट की गहन समीक्षा और वन्य जीवों के लिए एक कॉरिडोर बनाने की शर्त शामिल थी। ये दिखाता है कि एनजीटी आज भी सतत विकास के सिद्धांत को लेके कितना गंभीर है। ये फैसले दिखाते हैं कि एनजीटी के पास सच में बदलाव लाने की ताकत है। लेकिन जैसा आपने शुरू में पूछा था, क्या ये हमेशा एक सच्चा गार्डियन रह पाता है? तो जवाब है कि इसकी राह चुनौतियों से भरी है। ये जीत की कहानियां तो बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा। हमारे आखिरी सोच में कुछ मुख्य चुनौतियों का भी जिक्र है। जी, पहली और सबसे बड़ी चुनौती है लीगल हर्डल्स, यानी कानूनी अड़चनें। एनजीटी की सबसे बड़ी ताकत उसकी तेजी है, लेकिन अक्सर बड़ी कंपनियां या सरकारी एजेंसियां एनजीटी के फैसले को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में चुनौती दे देती हैं। अच्छा। तो इससे मामला फिर से लंबी कानूनी प्रक्रिया में फंस जाता है। हाँ। और एनजीटी का जो मूल उद्देश्य है वही विफल हो जाता है। दूसरी चुनौती है वैकेंसी, यानी खाली पद। इसका जमीन पर क्या असर पड़ता है? क्या इसका मतलब है कि फाइलें जमा होती रहती हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। जजों और खास तौर पर विशेषज्ञ सदस्यों के पद अक्सर महीनों या सालों तक खाली रहते हैं। जब विशेषज्ञ ही नहीं होंगे तो वो पावर कॉम्बिनेशन जिसकी हमने बात की थी वो कमजोर पड़ जाता है। इससे मामलों के निपटारे में देरी होती है। तो सवाल उठता है कि क्या एनजीटी धीरे धीरे उन्हीं अदालतों जैसा बनता जा रहा है जिनसे राहत देने के लिए इसे बनाया गया था? ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और तीसरी चुनौती है स्कोप, यानी इसका सीमित दायरा, जिसकी हमने पहले बात की थी। हाँ, वन्य जीव संरक्षण और वन अधिकार जैसे महत्वपूर्ण कानून इसके दायरे से बाहर हैं। कई बार पर्यावरण का कोई मामला सीधे तौर पर वन्य जीवों या जंगल में रहने वाले समुदायों से जुड़ा होता है, लेकिन एनजीटी उन पर सीधे कार्रवाई नहीं कर सकता। इससे एक अधूरे न्याय का खतरा बना रहता है, जहां पर्यावरण के एक हिस्से को तो बचा लिया जाता है, लेकिन दूसरे को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो अगर हम अपनी शुरुआती पड़ताल पर वापस लौटें कि एनजीटी एक सच्चा गार्डियन है या कागजी शेर, तो लगता है कि सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। इसके पास काटने के लिए बहुत तेज दांत, मतलब कानूनी शक्तियां हैं, लेकिन कई बार उसके हाथ चुनौतियों से बंधे होते हैं। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है। तमाम कमियों और चुनौतियों के बावजूद एनजीटी ने भारत में एनवायरमेंटल जस्टिस यानी पर्यावरण न्याय को एक नई पहचान दी है। इसने आम नागरिक को एक ऐसा मंच दिया है जहां वो शक्तिशाली निगमों और यहां तक कि सरकारी एजेंसियों को भी पर्यावरण के प्रति जवाबदेह ठहरा सकता है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कानूनी और वैज्ञानिक विशेषज्ञता का एक अनूठा संगम है, जो पर्यावरण की रक्षा के लिए तेजी से काम करने के इरादे से बनाया गया था। इसके ऐतिहासिक फैसलों ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा बदली है, भले ही इसके सामने खाली पदों से लेकर कानूनी अड़चनों तक कई चुनौतियां आज भी खड़ी हैं।
यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है। हमारे स्रोतों से ये स्पष्ट है कि एनजीटी के पास जंगलों के संरक्षण से जुड़े कानून, मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, पर तो शक्ति है, लेकिन उन्हीं जंगलों में सदियों से रहने वाले लोगों के अधिकारों से जुड़े कानून, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पर कोई शक्ति नहीं है। पर्यावरण और उसमें रहने वाले इंसानों के बीच शक्तियों का ये विभाजन भारत में पर्यावरण न्याय के भविष्य के बारे में क्या संकेत देता है?